हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लाए हैं, वो है ज्यामिति। और ज्यामिति जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 30 सालों से तो पढ़ा ही रहा हूँ। आज तक यही अनुभव किया है कि ज्यामिति में 5 से 7% बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ये उसकी बेवकूफ़ी है। ज्यामिति आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा में ढंग से स्कोर नहीं आ पाता है। और ज्यामिति को यदि ढंग से देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि मैथमेटिक्स में 80+ नंबर आप ला सकते हैं। और ज्यामिति को छोड़ दिए तब बस 40 से 50 नंबर में सिमट जाएंगे आप। इसलिए ज्यामिति का जो भी टॉपिक बताया जा रहा है उसको बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिए। और ज्यामिति का लक्षण है, इसमें जो भी टॉपिक बताया जाएगा उसे घर पे 5 से 6 बार 7 बार उसे लिख डालिए। समझे बात? बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है उसको लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए और दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ तो हम समझा भी रहे हैं और कह रहे हैं लिखो भी, दोनों बातें हैं। और उसमें से यदि नहीं करेंगे तब तो ज्यामिति में रह जाएंगे आप और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें जो भी टॉपिक बताया जा रहा है आपको बड़े ही ध्यान से देखिए। ज्यामिति, ज्योमेट्री, आपका जो ज्यामिति स्टार्ट होता है 10th वालों का, वो त्रिभुज से स्टार्ट होता है। त्रिभुज, त्रिभुज में भी स्टार्ट होता है आपका समरूपता से, सिमिलरिटी। समरूपता का अर्थ होता है शकल एक जैसा। क्या? शकल एक जैसा। बड़ा हो जाए छोटा हो उससे मतलब नहीं है, शकल एक जैसा। शकल एक जैसा का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, वृत्त है, ये भी एक वृत्त ही है, साइज इससे छोटा है और ये भी एक वृत्त ही है तो तीनों वृत्त ही। तो ये तीनों आपस में समरूप कहे जाएंगे। समझ में आया? समरूप का मतलब हो गया शकल एक जैसा, शकल एक जैसा। नाम है सम जोड़ रूपता। सम माने एक जैसा, रूपता माने रूप, माने शकल एक जैसा। समरूपता का ये अर्थ हो गया। तो ये वृत्त इसके समरूप हो गया, ये इसके समरूप हो गया। फिर जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज हुआ, ये और ये समरूप हो गया। फिर मानते हैं ये आयत है और इसके अंदर एक और आयत बना दिया इसे, ये दोनों आयत क्या हो गया? समरूप हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं ये क है, इसी के अंदर एक और क बना दिया, ऐसे हुआ तो दोनों क ही, तो दोनों क क्या हो गया? समरूप हो गया। फिर यहाँ पर ये च है और फिर एक ये च बना दिया, यहाँ पे दोनों च क्या हो गया? समरूप हो गया। प है, एक और प बना दिया, दोनों प क्या हो गया? समरूप हो गया। तो समरूप का मतलब क्या हो गया? शकल एक जैसा। ताजमहल, बड़ा सा ताजमहल हो चाहे छोटा सा ताजमहल हो, ताजमहल का मॉडल बनाते हैं, बड़ा सा मॉडल बनाओ चाहे छोटा बनाओ या उससे छोटा बनाओ, हुआ तो सारा का सारा ताजमहल ही। तो सारे ताजमहल क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समझ में आया? दो समकोण त्रिभुज बना दो, एक समकोण त्रिभुज बना दो, मान लो इतना बड़ा एक समकोण त्रिभुज बना दिया और एक इसी में दूसरा समकोण त्रिभुज बना दिया, हुआ था दोनों समकोण त्रिभुज ही। तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। दो समबाहु त्रिभुज समरूप हो जाएगा। सीधे दो त्रिभुज रहेगा तब समरूप नहीं होगा, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होगा, दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होगा। इस तरह से
तो समरूपता का मतलब समझ गए, समरूपता का मतलब समझ गए ना जी। अब आता है इसमें एक शब्द है समरूप, सिमिलर। तो जैसा कि नाम है से स्पष्ट है, सिमिलर माने एक जैसा, शकल एक जैसा। इसका चिन्ह होता है इस तरह से, ऐसे यहां से उठा के लाइए, नीचे लाइए, या फिर नीचे से ले जाओ, ऊपर ले जाओ, और ऐसे ऐसे नीचे से ले गए, ऊपर ले गए, फिर धसाया, फिर ऊपर ले गया, ऐसे। या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दे रहे हो? ये समरूपता का चिन्ह हो गया, चिन्ह। ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए। ये चित्र देखा है आपने कहीं? कहाँ देखा है? नाम क्या है इसका? सेट स्क्वायर। इसका क्या नाम है? सेट स्क्वायर। इसमें जैसा कि हम दो त्रिभुज देख रहे हैं और दोनों त्रिभुज समकोण होता है। सेट स्क्वायर ये औजार वक्र में ऐसी सकल सूरत का दो होता है, दो उपकरण होता है ना, दोनों का नाम है सेट स्क्वायर। क्या नाम है? सेट स्क्वायर। तो एक जो होता है वो होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। उसमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो दोनों समकोण त्रिभुज ही। उसमें देखिए एक रहता है जिसमें ये रहता है 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज ही हुआ, एक कोण 90 डिग्री है। और दूसरा रहता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जितना बड़ा ये डंडा रहता है उतना बड़ा ये भी डंडा रहता है, और ये 45 का, ये भी 45 का, और ये 90 का रहता है, दोनों समकोण त्रिभुज। तो इसमें से हमने मान लो ये बना दिया, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज ही हुआ। एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है और उसके अंदर ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होगा। तो जब समरूप होगा तो एक चीज बताया था मैंने, देखिए यहाँ पे इसमें नाम दे दो ABC, IAP, QR। जो भी टॉपिक बता रहे हैं उसको ध्यान से देखो। देखो ये कोण A है, A के सामने वाली भुजा होगा BC, A के सामने वाली भुजा BC, P के सामने वाली भुजा QR। ऐसे ही इस कोण के सामने वाली भुजा AP हो जाएगा, और R के सामने वाली भुजा PQ हो जाएगा। ऐसे ही B के सामने वाली भुजा और Q के सामने वाली भुजा R। तो देखो इसमें ये देखा गया, ये कोण इसके बराबर हो रहा था, ये कोण इसके बराबर हो रहा था, ये कोण इसके बराबर हो रहा था। तो जो कोण जिसके बराबर है उसके सामने वाली भुजा को संगत भुजा कहते हैं। ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इस कोण के सामने की भुजा हो गया BC, और P के सामने वाली भुजा हो गया QR। तो ये BC और QR संगत भुजा कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स। जो कोण जिसके बराबर है उसके सामने सामने वाली भुजा को संगत भुजा कहते हैं। B बराबर है Q के, तो B के सामने वाली भुजा हो गया AC, और Q के सामने वाली भुजा हो गया PR। तो ये AC और PR क्या हो गया? संगत भुजा। ऐसे ही ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इसके सामने का भुजा हो गया AB, इसके सामने की भुजा हो गया PQ। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? संगत भुजा। ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया कि त्रिभुज ABC में और PQR में
माप करके देखा गया तो ए पी के बराबर हुआ था। ऐसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर हो रहा था कोण पी के, कोण बी बराबर हो रहा था कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होता है कोण आर के। और क्या हो रहा था, देखो ए बराबर हुआ पी के, तो ए के सामने वाली भुजा हो गया बी सी और पी के सामने वाली भुजा हो जाएगा क्यू आर। ये भुजाओं का अनुपात हुआ, संगत भुजा का अनुपात। यदि दो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो ये देखा गया उसके तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया था। देख रहे हो, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः तीनों कोण के बराबर हो रहा था, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा था। अनुपात मान जानते हैं कि नहीं, जैसे 3 है और 4 है, अनुपात का मतलब होता है 3/4, या इसको लिखते हैं 3:4। तो समरूपता में देखा गया यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो वे समान कोणिक होते हैं। माने एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के क्रमशः तीनों कोण के बराबर हो रहा था, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा था। जैसे ये और ये संगत भुजा है तो BC बटा क्यू आर बराबर हो रहा था AB बटा PQ के, और ये बराबर हो रहा था AC बटा PR। ये AC और PR क्या हो गया, संगत भुजा। क्यों संगत भुजा हुआ, देखो ये कोण बराबर इसके है तो इसके सामने की भुजा हो गया AC और Q के सामने की भुजा हो गया PR, तो ये दोनों क्या हो गया, संगत भुजा। क्या हो गया, संगत भुजा। यदि दो त्रिभुज, यहाँ से अर्थात निष्कर्ष निकला कि यदि दो त्रिभुज समान समरूप हों तो वे समान कोणिक होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसे लिख डालते हैं यहाँ पे, इसे मिटा दूं, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे अर्थात दो त्रिभुज समरूप हों तो पहला वे समान कोणिक होते हैं, समान कोणिक होते हैं, और दूसरा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी समरूपता का ये बेसिक टॉपिक हो गया। इसकी जानकारी नहीं रहने से समरूपता का कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और जो भी टॉपिक बताया, बार बार कह रहा हूं, जो भी टॉपिक बताया जा रहा है समरूपता, ये ज्यामिति का, उसको घर पे जाकर तुम्हारा फर्ज बनता है 2 बार 3 बार 5 बार उसको लिखो, तभी समझ में आएगा। अब ज्यामिति में कोई सा भी प्रमेय बनाने के लिए उसका कुछ बुनियादी ढांचा आना चाहिए, कुछ जानकारी रहने के बाद ज्यामिति से वो आगे का प्रमेय बनता है। जैसे इसमें देखते हैं कि आगे थेल्स प्रमेय का विलोम है, तो उसके लिए उसका जो बुनियादी जो ढांचा है याद रखना है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एरिया लिखते हैं, जैसे ऐसे 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या 1/2 इंटू बेस इंटू
हाइट, एल्टीट्यूड के लिए हाइट भी लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े ही गौर से देखना पड़ेगा, उसमें आधार और ऊंचाई पहचानना बहुत ही जरूरी है। आधार और ऊंचाई पहचान कर लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया, ज्यामिति समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए से लंब डालते हैं हम बीसी पर, ऐसे ये लंब डाल दिया, ये डी हो गया। तो लंब कहाँ डाला है? बीसी पर। जिस भुजा पे लंब डालते हैं वो आधार होता है, ये याद रखना है। आधार पहचान का तरीका समझो, जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा वो आधार हो जाएगा। ए से लंब डाला है किस पे? बीसी पर, तो बीसी को आधार कहेंगे, आधार। और ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई हो गया, या इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, हाइट या फिर एल्टीट्यूड इसको बोलेंगे। सपोज करो ऐसा त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ऐसा है, तो इस त्रिभुज में मान लेते हैं बी से लंब डालते हैं ए सी पर। अब लंब कहाँ डाला है? ए सी पर, तो बी डी तो हो गया ऊंचाई, आधार हो जाएगा ए सी, क्योंकि लंब डाला है ए सी पर। लंब कहाँ डाला है? ए सी पर, तो ए सी हो गया आधार। मान लीजिए त्रिभुज ऐसा है ए बी सी, सी से लंब डालते हैं ए बी पर। तो अब क्योंकि लंब डाला है ए बी पर, इसलिए ए बी को आधार कहेंगे, ए बी को आधार कहेंगे। सी डी हो गया लंब, आधार क्या हो गया? ए बी, इसमें आधार हो गया बी सी, क्यों? क्योंकि बी सी पे लंब डाला है। इसमें आधार हो गया ए सी, क्योंकि ए सी पर लंब डाला है, समझ रहे हो? और इसमें आधार हो गया क्या? ए बी, क्योंकि लंब डाला है किस पे? ए बी पर। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लिखते हैं, देखो संकेत में लिखेंगे शॉर्टकट में, ए आर लिखते हैं और क्या? ए बी सी। इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए आर माने एरिया हो गया, ए आर लिख करके त्रिभुज ए बी सी लिख दिया। इसका मतलब 1/2 गुना आधार हो गया बी सी और ऊंचाई हो गया ए बी। इस वाले में देखते हैं, एरिया ए बी सी बराबर 1/2 गुना आधार अब हो गया ए सी और ऊंचाई हो जाएगा बी डी। यहाँ पे एरिया ए बी सी बराबर 1/2 गुना आधार हो गया ए बी और ऊंचाई हो जाएगा सी डी। मान लीजिए त्रिभुज ऐसा है, ऐसा त्रिभुज है, ये डी है, ये बी है, ये ई है। तो इस वाले त्रिभुज में यहां से जब हम लंब गिराते हैं इधर, तो ये डीबी को बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। इसमें डीबी के बढ़े हुए भाग पर, बढ़े हुए भाग है ये बीएम, तो बीएम पे ई से लंब रहा है ईएम, तो आधार तो डीबी रहेगा, आधार ये रहेगा आधार, और ऊंचाई ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ईडीबी का क्षेत्रफल, एरिया ईडीबी बराबर 1/2 गुना आधार हो जाएगा डीबी और ऊंचाई हो जाएगा ईएम। तो आगे जो हम प्रमेय साबित करने वाले हैं उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और एक टॉपिक और है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो ये सपोज कीजिए ये और ये समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, इसके बीच में दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज रहा एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी बी सी। फिर नहीं ध्यान दिए तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए बार बार कह रहा हूं, इसको बड़े ध्यान पूर्वक देखो,
जानते हो ना, काकचेष्टा बकोध्यानम। काकचेष्टा बकोध्यानम। काकचेष्टा का मतलब क्या होता है? काग चेष्टा, कौवा जैसा चेष्टा। कौवा किसी बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखता है तो उसकी चेष्टा रहता है कि वो रोटी का टुकड़ा मेरे मुंह में कैसे आ जाए। ठीक है, हर संभव प्रयास करता है वो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में आ जाए। तो बार बार कर, मैं तो बताने वाला हूँ ना, मैं मान लो बच्चा हूँ, मेरे हाथ में रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, ये रोटी का टुकड़ा तुम ले लो, मैं तो दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले रहे हो। तो ये ABC विद्यार्थी का 5 लक्षण बताएगा ना विद्यार्थी का, क्या क्या? कागचेष्टा बकोध्यानम अल्पहारी, कागचेष्टा बकोध्यानम अल्पहारी, गृह त्यागी, श्वान निद्रा इति विद्यार्थिनम 5 लक्षणम वर्तते। माने विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए। अल्पहारी माने कम भोजन करना चाहिए, अल्पहारी। गृह त्यागी माने घर को त्याग करके पढ़ना चाहिए। आजकल तो सब घर पे चिपके रहते हैं कि गरम गरम रोटी मम्मी के हाथ से बना हुआ मिलेगा और खाते रहेंगे। पहले हम लोग कैसे पढ़ाई करते थे? घर से बाहर रह करके पढ़ाई करते थे। अपने से खाना पकाना है, अपने से बर्तन धोना है, अपने से सारा काम करना है, कपड़ा भी धोना, खाना बनाना, ट्यूशन जाना, समझिए बात, सब कुछ अपने करना पड़ता था। अब तो घर पे रह के पढ़ते हो। कागचेष्टा बकोध्यानम, बकोध्यानम का क्या मतलब? बगुला जैसे ध्यान रहना चाहिए, एकदम टकटकी लगा के देखो कि कैसे होता है, समझिए बात। बगुला पानी में ऐसे खड़ा रहता है, बाएं से दाएं से या दोनों के पैर के नीचे से कोई भी मछली गुजर जाए, मजाल है कि वो उसका वार खा ली जाएगा। एक बार चोंच मारा मुंह में आ गया। तो ऐसे ही ध्यान लगा के रखो बगुला जैसे, समझ रहे बात? कागचेष्टा का मतलब समझा, बकोध्यानम का मतलब समझा, अल्पहारी का मतलब समझ गए। अल्प माने कम, कम भोजन करना है, ये नहीं कि स्वादिष्ट भोजन ठास ठास के डालते रहो डालते रहो है। और क्या है? श्वान निद्रा, निद्रा कैसा होना चाहिए? कुत्ते जैसा। श्वान माने कुत्ता, कितनी भी गहरी नींद में कुत्ता होगा, एक बार कह दो जग जाएगा वो। या फिर कोई भी कितना भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता पैर बार करके लोग चले, उसको पता चल ही जाता है कोई जा रहा है, समझे बात? कुत्ता को। तो निद्रा ऐसा होना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है ना? तो विद्यार्थी का जो लक्षण बताया गया है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ लोग थोड़ी है। जो बड़े बड़े विद्वानों ने बता रखा है कि विद्यार्थी का ये लक्षण होता है, विद्यार्थी इस लक्षण को यदि फॉलो करते हैं तो असल में विद्यार्थी बन पाएंगे। नहीं, अब तुम लोग तो विद्यापति के धरती पे पढ़ाई कर रहे हो। विद्यापति के धरती पे और ढंग से पढ़ाने वाला मिल जाए और ज्ञान अर्जन न कर पाए, तब तो जिंदगी झंड है आप लोगों की, समझ गए बात? तो अपने ज़िंदगी को झंड मत बनाइए। तो ये ABC एक त्रिभुज है, देखिए, एक त्रिभुज है DBC, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DBC। दोनों त्रिभुज का आधार BC है। इसी आधार पर ये भी त्रिभुज है और इसी आधार पर ये भी त्रिभुज है। और क्या है कि ये दोनों रेखा समांतर भी है। तो यदि दो त्रिभुज जो समान आधार पर हो और समान समांतर रेखा के बीच हो, ये दोनों एक ही जोड़ी समांतर रेखा के बीच में है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, और आधार भी दोनों का एक ही है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। तो इसको लिख लेंगे, यदि दो त्रिभुज जो समान आधार पर हो तथा समान समांतर रेखा के बीच हो, समांतर रेखा के बीच स्थित हो, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। उनका क्षेत्रफल बराबर
होता है। इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स आर इक्वल। अर्थात ए बी समांतर हो किसके, ए बी नहीं ए डी, अर्थात यदि ए डी समांतर बी सी तो एरिया ए बी सी बराबर एरिया डी बी सी। इन्हीं दो आधार पर आगे जो हम प्रमेय पढ़ाने वाले हैं, थेल्स प्रमेय, इसका नाम है थेल्स प्रमेय, उसमें आवश्यकता पड़ेगी। एक तो इसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल की और एक इसकी। समझ रहे बात? बीमारी का जड़ यही है। इस बीमारी को खत्म कर दिया, खत्म करने का मतलब ढंग से दिमाग में धारण कर लिया। समझ गए बात? तो क्या होगा कि इसका जो प्रमेय आने वाला है, दो प्रमेय, बिल्कुल ही आसान महसूस होगा, बिल्कुल ही कठिन नहीं लगेगा। तो पहले इसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं। जो बीमारी का जड़ है, बड़े डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले क्या करता है, जांच करवाता है ना, और जांच में जो बीमारी पकड़ाता है तब तो उसी हिसाब से इलाज होता है। लेकिन झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा, पूछता है क्या परेशानी है, तो कहोगे कमर में दर्द है, खांसी भी आ रहा है, कान में भी दर्द है, तो जहाँ जहाँ दर्द बताया पेन किलर दे दिया, खांसी का दे दिया, जांच नहीं करवाया, बिना जांच किए हुए दवाई दे दिया। समझे बात? तो ऐसे दवाई मत खाया करो झोला छाप डॉक्टर से दिखला करके। कहने का मतलब है कि जो टॉपिक जिससे सिद्ध होने वाला है, जो काम आने वाला है, उस टॉपिक को पहले कंठाग्र कर लो ना। अब ये बताया, इसको 3-4 बार लिखना तुम्हारा काम है। आधार को पहचान करना, इसकी पहचान करना कि ये समांतर रेखा कौन कौन सा है और कौन कौन सा त्रिभुज बना। ठीक है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो आगे हम कर पाएंगे कुछ। अब देखिए, ये है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी के नाम से जानते हैं। इसको बनाने वाले थे थेल्स, क्या थेल्स, इसे कहते हैं इसको थेल्स प्रमेय। प्रमेय नंबर है 6.1। इससे पहले जो अभी थ्योरी बताया, उस थ्योरी को ध्यान में रख करके तब ये बनाना पड़ेगा। वो यदि ध्यान में नहीं रहेगा तो सीधे रट लेने से प्रमेय नहीं बन जाता। समझ रहे बात? तो देखिए, इसका कथन है क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ऐसे ये कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है, लिखा हुआ है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए BC के समांतर ये रेखा खींचा गया DE, ये अन्य दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, D पर और E पर प्रतिच्छेद कर दिया। लिखा नहीं ये कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि यदि DE समांतर BC, यदि DE समांतर BC, तो सिद्ध करना, हमें दिखलाना है। इसमें ये कह रहा है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये और ये समांतर दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। जो थ्योरी बताया है उसी का इस्तेमाल होगा आगे। रचना लेना पड़ता है इसमें। E से EM लंब डाल दिया AD पर,
डी से सी को मिला दिया और बी से ई को मिला दिया। रचना में क्या लिया, ई एम लम डाल दिया, एम बनाइए इसको, एम ई एम लम डाल दिया एडी पर, डी से सी को मिला दिया, बी से ई को मिला दिया। देखो ई एम लम डाल दिया एडी पर, डी से, इसको से पढ़ेंगे, डी से सी और बी से ई को मिलाया। अब डालेंगे उपपत्ति। ये देखिए, ये सीबीएसई पैटर्न नहीं है, वो बिहार वाला पैटर्न नहीं है। मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स जैसे ही रहने देना चाहिए। मैथमेटिक्स में ज़्यादा भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसलिए बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ और इसे ग्रहण कीजिए। उपपत्ति देखिए, त्रिभुज ADE का एरिया लिखेंगे, ADE का क्षेत्रफल, ADE में आधार हो जाएगा AD, क्योंकि AD पर लंब डाला है ना, आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गया EM। ऐसे लिखेंगे एरिया ADE और इसी में बट्टा कर दो। अब ये से ये वाला त्रिभुज EDB, एरिया EDB, ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार हो गया AD गुना ऊंचाई हो गया ME। ऐसे लिखिए, 1/2 गुना आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गया EM। और दूसरा त्रिभुज है EDB, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार, यही रहेगा क्योंकि इसी के बढ़े हुए भाग पे लंब डला है। तो DB गुणा EM, EM से EM कैंसिल हो जाता है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है, ED/DB आया। ये समीकरण एक हो गया। बड़े ही आसान थोड़ा ये बड़े ही इजी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। तो कैसे होगा सीखने के लिए, जब मैं कहता हूँ 5 बार लिखो, ये मेरे एक बार बना देने के बाद 5 बार इसे लिखना है। फिगर सामने में उसको देख दे के 5 बार लिखना है। छठे बार लिख नहीं पाओगे, 7वें बार लिख नहीं पाओगे, लिखते रहो लिखते रहो। परीक्षा में ये कथन लिखा रहेगा इतना, और यहां से नीचे जवाब देना होगा आपको। ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सेम ऐसे ही। अब क्या देख लिए, यदि लंब इस तरफ डाले थे तो AD/DB आया। देखो यही लंब यदि इस तरफ डाले होते, ऐसे ऐसे डाले होते, यदि लंब इस तरफ डाले होते तो AE/EC आता। यहाँ पे अभी लंब डाला है AD पर, यहां से तो AD/DB आया। यही लंब इस तरफ डाले होते, ऐसे DN लंब डाला किस पे, AE पर, तो क्या आया होता, देखिए लिखिए, इसी प्रकार डाल के, और एरिया ऊपर में तो ADE ही डालेंगे, ADE बट्टे नीचे में एरिया, ये वाला त्रिभुज रहेगा DEC, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार, अब हो जाएगा AE, ऊंचा हो जाएगा DN, फिर 1/2 ये बड़ा त्रिभुज, आधार होगा EC और ऊंचाई हो जाएगा ये, क्योंकि इसी के बढ़े हुए भाग पर लंब डाला है। EC गुणा DN, यहाँ DN से DN कट जाता है, हाफ से हाफ कट जाता है, AE/EC। जो हमें लाना था AD/DB और AE/EC, ये दोनों समीकरण में आ चुका है। अब इसे बराबर करना है। बराबर कैसे होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ ADE है, यहाँ भी ADE है, नीचे में है त्रिभुज EDB और त्रिभुज है DEC। तो ये दोनों त्रिभुज एक ही जोड़ी समांतर रेखा के बीच में है और दोनों एक ही आधार पर भी है। DE आधार पर ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। तो इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा।
मान ये नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला तो बराबर है ही, ऊपर वाला तो बराबर है ही, नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज EDB और त्रिभुज DEC समान आधार पर तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए एरिया EDB बराबर एरिया DEC। इसलिए माने देखो भाई EDB और DEC का क्षेत्रफल बराबर कर दिया मैंने, ऊपर तो बराबर है, ये नीचे वाला भी बराबर हो गया, तो समीकरण माना ये दोनों बराबर हो गया, ये बराबर हो गया इसके, तो इसीलिए ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये प्रमेय हो गया। अब इसे आपका काम है 5 बार लिखना, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, 5 बार से कम मत लिखना। 4.5 बार भी लिखा तो नहीं लिख पाओगे, टेस्ट नहीं दे पाओगे, इसलिए 5 बार इसे हर हालत में लिखना ही लिखना है। ठीक है।